Good evening, students. Once again, welcome back to my channel, Troy Classes. Myself, DK सर. और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो ये जो स्टोरी है ये फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है. फ्लेमिंगो में आपका लेसन 2 देखोगे, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इसमें इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है अनीस जंग. क्या नाम है? अनीस जंग. तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स बिल्कुल आप ध्यान देंगे और इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे. तो दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय अनीस जंग. अब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या होता है? लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत. खोया हुआ बसंत. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चोरी हुए बचपन की कहानी. तो अनीस जंग ने इसमें वैसे बच्चों के बारे में जिक्र किया है जो अपना बचपन होटलों में काम करके, अपना बचपन खेतों में काम करके, मजदूरी करके ख़त्म कर देते हैं. बचपन जो होता है, चाइल्डहुड जो होता है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पार्ट होता है क्या? बचपन. ये ऐसा समय होता है जब हम सभी परेशानियों से दूर रहते हैं, सभी परेशानियों से अनजान रहते हैं. हमारा काम होता है सिर्फ पढ़ना, खेलना, खाना, यही सब काम रहता है. अब हमारे माँ बाप कहाँ से हमें खाना दे रहे हैं, कहाँ से हमें कपड़े दे रहे हैं, कहाँ से हमें पढ़ाई का सामान दे रहे हैं, इस चीज़ की हमें चिंता नहीं रहती. इसलिए बचपन को, चाइल्डहुड को अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट माना गया है. जिस तरह से ऋतुओं में, सीजन्स में स्प्रिंग को सबसे अच्छा माना गया है, उसी तरह से बचपन को सबसे अच्छा माना गया है लाइफ में. और बचपन की तुलना, चाइल्डहुड की तुलना किससे की गई है? स्प्रिंग से की गई है. लेकिन देखो बेटा, क्या है, बचपन सभी बच्चे अच्छे से नहीं गुजार पाते. अमीरों के बच्चे तो अपनी ज़िंदगी, अपना बचपन अच्छे से गुजार लेते हैं, लेकिन जो गरीबों के बच्चे होते हैं उनका बचपन यूं ही घिसट घिसट कर ख़त्म हो जाता है. वो कभी होटलों में काम करके, कभी किसी ढाबे में काम करके, कभी खेतों में काम करके, कभी किसी फैक्ट्री में काम करके अपना बचपन ख़त्म कर लेते हैं. और बचपन इस तरह से ख़त्म हो जाना सबसे बड़ा अभिशाप होता है. जो बच्चा अपने लाइफ को, अपने बचपन को नहीं जी पाता, तो मैं ये मानता हूँ कि ये समाज में एक बहुत बड़ा, समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है. तो अनिश जंग वैसे ही बच्चों का जिक्र करती हैं जो अपना बचपन यूं ही गुजार देते हैं, जिस बचपन को उन्हें जीना चाहिए अच्छे से, जिस चाइल्डहुड को उन्हें एंजॉय करना चाहिए, वो चाइल्डहुड वो काम करके, खेतों में काम करके, रैक पिकिंग करके और भी काम करके ख़त्म कर देते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते. तो इसी चीज़ को अनिश जंग ने इस स्टोरी में बताया है. ये उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये अनीस जंग के द्वारा लिखी गई एक बुक है और ये स्टोरी उसी का एक छोटा सा अंश है. तो ये जो स्टोरी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दो पार्ट में है. लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये दो पार्ट में लिखा गया है. पहले पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और दूसरे पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. तो इसमें हम लोग केवल एक पार्ट को जानेंगे, इस वीडियो में केवल एक पार्ट को जानेंगे, और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसमें दूसरा पार्ट रहेगा. तो हम लोग देखते हैं. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द ऑथर अनीस जंग. इनका जन्म 1964 में हुआ था. अनीस जंग वाज बोर्न इन 1964. कहाँ पर हुआ था? राउरकेला में हुआ था. और अनीस जंग ने अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था, अपना एडोलसेंस कहाँ बिताया? हैदराबाद में. फिर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए चली गई. हैदराबाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर वो यूएसए चले गए. अनीस जंग के माता पिता दोनों राइटर थे, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक राइटर के रूप में ही करने का सोचा. सबसे पहले वो बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की वो एडिटर रही, कॉलमनिस्ट रही. उसके बाद उन्होंने अपना राइटिंग का काम शुरू किया. तो ये जो हमारा स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये इस कहानी का पहला स्टोरी है जिसको हम लोग जानेंगे. तो देखो बेटा, क्या है, अनीस जंग ने इसमें जो एक कैरेक्टर दिया है, उस कैरेक्टर का नाम है साहिब.
क्या नाम है? साहिब। ये जो साहिब, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये साहिब जो है एक लड़का है और ये दिल्ली के नज़दीक सीमापुरी में रहता है। दिल्ली के नज़दीक सीमापुरी एक जगह है जहाँ पर वो रहता है। और इसके जो फैमिली हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। बांग्लादेश में इसके परिवार ढाका में रहते थे, इसके जैसे बहुत सारे लोग रहते थे, तो वहाँ से आए हुए हैं और सीमापुरी में आकर के बस गए। जब साहिब अपनी माँ से पूछता है कि माँ, जब उसको पता चलता है कि हम लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर के बस गए हैं, तब वो अपनी माँ से कारण पूछता है कि हम लोग यहाँ पर आकर के क्यों बस गए, क्यों रह गए यहाँ। तो उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, बहुत सारे आंधी तूफान आए बांग्लादेश में, जिसने हमारे खेतों को ख़त्म कर दिया, हमारे घरों को ढहा दिया, सब कुछ बहा कर ले गया। तो रोजी रोटी की तलाश में भटकते भटकते हम लोग यहाँ पर आ गए। इस बात को अपनी माँ से जानता है। और स्टोन कहने का मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि 1971 ये जो लोग आए हुए हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। उसमें बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे जिसके चलते उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। और दिल्ली में और उसके आसपास की जगहों में बहुत सारे शरणार्थी उस समय आ गए थे और उसी समय से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो ये लोग बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं और सीमापुरी में बस गए हैं। इनके जैसे 10,000 रैग पिकर्स सीमापुरी में रहते हैं और रैग पिकिंग का काम करते हैं। तो इनका काम क्या है? वहाँ पर रैग पिकिंग करना, मतलब कूड़ा कचरा चुनना। अब लेखिका जो है जब अपने वर्क प्लेस की ओर निकलती हैं तो हर बार साहिब से इनकी मुलाकात हो जाती है। तो जब वो देखती हैं साहिब को कूड़ा कचरा चुनते हुए, इसके जैसे और भी बच्चे हैं जो कूड़ा कचरा चुनते हैं, जब वो देखती हैं तो एक दिन वो उसको पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो, कूड़ा कचरा क्यों चुनते हो? तो साहिब कहता है कि मैम, हम लोग पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम स्कूल जा सकते हो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। लेकिन अचानक वो महसूस करती है कि मैंने कैसा एडवाइस दे दिया। मेरा ये जो एडवाइस है, मेरी ये जो सलाह है, ये कितनी खोखली है। क्योंकि जिसके माँ बाप 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, वे इसे स्कूल क्या भेजेंगे। लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैम, हमारे आसपास में स्कूल नहीं है, जब वे लोग बना देंगे तो हम लोग स्कूल जाएंगे। अब वे लोग कहने का मतलब क्या है? तो वे लोग, वो पॉलिटिशियंस, वे नेता लोग जो इलेक्शन के टाइम में उनके घरों में आते हैं, उस एरिया में आते हैं और उनसे वादा करते हैं कि इस बार हम लोग को जिता दो, हम तुम्हें पक्का मकान बनवा देंगे, हम तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम तुम्हारे लिए स्कूल बनवा देंगे, ये सारे वादे करते हैं। और जब जीत जाते हैं तो सारे वादे खत्म हो जाते हैं। तो ये बच्चे भी उन्हीं में से हैं, उन्हीं जगहों में से हैं। तो ये बेचारा सोचता है कि वे लोग जब वादा किए हैं तो बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वादे तो वादे ही उनके। तो अब ऑथर कहती हैं कि अगर मैं बनवा दूं, मैं अगर स्कूल खोलूं, तो क्या तुम आओगे? तो ये कहता है बिल्कुल आऊँगा। अब इतना बोलकर लेखिका चली जाती है। अब ये बेचारा, इसको लगा कि हो सकता है कि ये खोले। फिर कुछ दिन के बाद मुलाकात होती है लेखिका से। जब वो रास्ते से गुजर रही होती हैं तो साहिब उनकी ओर देखता है और दौड़ कर आता है और वो पूछता है कि मैम, क्या आपने स्कूल खोल लिया, आपका स्कूल तैयार है? तो ये हंसकर बोलती है कि, ये कहती हैं कि स्कूल बनने में टाइम लगता है बेटा। लेकिन अचानक ये लज्जित हो जाती है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन साहिब आलम को कुछ नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह के वादे उसके दिमाग में भरे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने वादा बहुत किया लेकिन किया कुछ नहीं। और ये अपना काम क्या कर रहा है? रैग पिकिंग कर रहा है। ये बच्चा जो है, जो समय इसको बिताना चाहिए, जो टाइम इसको स्कूल में बिताना चाहिए, जो टाइम इसको हंस खेल कर बिताना चाहिए, जो टाइम इसको अच्छी जगहों में बिताना चाहिए, अपना बचपन, वो कहाँ बिता रहा है, कहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? रैग पिकिंग कर रहा है। तो ये कोई शौक से नहीं कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके माँ बाप जो है इसके लिए उतना जुगाड़ नहीं कर सकते, उतना पैसा नहीं कमा सकते, तो अपने घर को चलाने के लिए उसको ये सब काम करना पड़ रहा है।
तो इस तरह से साहब अपना अपने अपने धुन में है और अपने नंगे पाँव वाले लड़कों की टोली के साथ वो ये रैग पिकिंग का काम करता है, कूड़ा कचरा चुनता है, सुबह निकलता है। जिस तरह से पंछियाँ सुबह निकलती हैं और दोपहर होते होते अपने घोंसलों में आ जाती हैं, उसी तरह से ये भी सुबह निकलता है अपने नंगे पाँव वाले लड़कों की टोली के साथ और दोपहर तक घर वापस आ जाता है। तो इसका काम इसी तरह से चलता रहता है। अब वो ऑथर कहती हैं वो कहती हैं कि बार बार जब मैं साहिब से मिलती हूँ और इसके जैसे बच्चों से मिलती हूँ तो मैं बहुतों को पहचानने लगी हूँ। तो एक बार मैं इससे पूछती हूँ, एक दिन मैं इससे पूछती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ये अपना नाम बताता है, साहिब आलम। क्या कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। अब लेखिका आश्चर्यचकित हो जाती है, उनको अजीब लगता है ये नाम सुनकर, क्योंकि इसका नाम क्या है? साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। अगर इसको पता चले, लेखिका ये सोचती है कि इसको पता चले कि मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, तो क्या ये विश्वास कर पाएगा? क्योंकि नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और काम क्या 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 करता है? ये रैग पिकिंग का काम करता है। तो ऑथर को अजीब सा लगता है। खैर, मिलना जुलना होता रहता है। अब जब बार बार उनका एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, उन नंगे पाँव वाले लड़कों की टोली के साथ जब ये घुल मिल जाती हैं, तो एक दिन उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे से वो पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? क्योंकि वो चप्पल पहना हुआ नहीं है। तो उससे पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? तो वो कहता है कि मैम, मेरी माँ चप्पल अलमारी पर रख दी है, उतार नहीं देती, इसलिए मैं नहीं पहना हुआ हूँ। तभी एक और लड़का जो है वो सामने आता है, जो कि जूते पहना हुआ है, लेकिन उसके जो जूते हैं वो दोनों पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो वो सामने आता है, कहता है मैम, अगर इसकी माँ चप्पल उतार भी देगी, जूते उतार भी देगी, तो ये नहीं पहनेगा, ये फेंक देगा। तब जब लेखिका देखती है उसके जूते की ओर, तो वो पूछती है कि तुम ये क्या पहने हुए हो? तो वो शर्मा जाता है। तभी जो है एक लड़का वहाँ पर और है और उससे वो पूछती है, वो लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। लेखिका को आश्चर्य होता है, उनको दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि हमारे देश में कितने सारे बच्चे हैं जो बिना चप्पलों के, बिना जूते के रहते हैं। उनके पैरों में एक जोड़े जूते या एक जोड़ी चप्पल भी नहीं रहती। उनका काम है पूरे देश में भ्रमण करना, घूमना, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को वो देखती हैं जो कि नंगे पैर रहते हैं। जब वो किसी से पूछती हैं तो उनमें से कुछ बच्चे कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, नंगे पाँव रहना हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहती हैं कि इतनी गरीबी हमारे देश में है और हमारे देश में अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है, जो गहराई है, इतनी ज़्यादा है कि इन गरीब बच्चों को बेसिक नीड भी पूरा नहीं हो पाता। जो इनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो इस तरह से हमारे देश में ये गरीबी है और ये बच्चे अपना बचपन यूं ही बिता देते हैं। लेखिका इस पर बहुत ही रिसर्च करती हैं और बहुत ही बारीकी से इसको लिखती है। आगे वो कहती हैं, जब उनका काम है हर जगह घूमना फिरना, तो वो एक कहानी बताती है। कहती है, मुझे एक कहानी याद आ रही है। और वो एक यूडीपी बॉय की, एक उड़ीसा का रहने वाला लड़का था जो कि एक पुजारी का बेटा था। वो प्रत्येक दिन स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, और उसका स्कूल जो था वो एक मंदिर था, टेम्पल था, उसके आगे उसका स्कूल था। जब कभी वो स्कूल जाता तो मंदिर के सामने रुकता, टेम्पल के सामने रुकता और वहाँ पर गॉडेस से प्रार्थना करता है कि देवी माँ, मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। फिर उस जगह पर वो 30 साल के बाद विजिट करती है। अब जब वहाँ जाती है तो देखती है कि वो जो जगह है बिल्कुल खंडहर बन चुका है, मंदिर टूटा फूटा है, और वहीं पीछे में वही नया पुजारी जो प्रे करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। अब वो बड़ा हो गया और जब उसने वो प्रे किया था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, तो गॉडेज ने उसकी बात सुन ली ऐसा लगता है, और उसको जूते मिले। फिर उसने गॉडेज से प्रार्थना की कि देवी माँ,
मुझे इतनी ताकत देना कि मेरे जूते खो ना जाए, मैं इस जूते को भुला ना दूँ। अब वहाँ पर क्या देखती हैं कि 2-4 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, खटिया रखा हुआ है, और उसी पुजारी का लड़का स्कूल से आता है, उसके पीछे बैग टंगा हुआ है, जूते मोजे पहना हुआ है, यूनिफॉर्म है, और वो आता है और जूते खोलकर चला जाता है, बैग फेंक कर चला जाता है। तो जब उसको देखती हैं तब उसे याद आता है कि किस तरह से इसके बाप ने, इसके फादर ने प्रे किया था गॉडेस से कि जब उसको जूता मिल गया तो उसने क्या प्रे किया था कि मुझ में इतनी ताकत देना कि मैं जूते को भुला ना दूँ। और आज ये लड़का जब इसको सब कुछ है तो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा है। वो महसूस करते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जूते पहनते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, ज़िंदगी वो अच्छा बिताते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी जूता नहीं पहना, उसी रैग पिकर की तरह। वो जो रैग पिकर जो बच्चा है, उसकी तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शूलेस रहते हैं। तो इस गरीबी का वो वर्णन करती हैं बहुत ही पैथेटिक वे में, बहुत ही मिज़रेबल तरीके से इस गरीबी का वो जिक्र करती हैं। आगे जो है वो कहती हैं कि जब रैग पिकर से, जब साहिब आलम से मेरी मुलाकात होती है, उससे परिचय होता है, उसके जैसे और भी जो रैग पिकर्स हैं उससे जब मेरा परिचय होता है तो मैं सीमापुरी जाती हूँ। मैं जाकर वहाँ देखती हूँ कि कंडीशन क्या है। मैं जानना चाहती थी कि वहाँ का कंडीशन कैसा है। जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे वो ऑथर कहती हैं कि जब वहाँ पर वो जाती है तो क्या देखती हैं कि साहिब आलम जैसे उसके उसके फैमिली जैसे 10,000 रैग पिकर्स उस कूड़े कचरे के ढेर में रहते हैं। सीमापुरी क्या है? सीमापुरी दिल्ली के नज़दीक एक इलाका है तो दिल्ली के नज़दीक, लेकिन दिल्ली से कोसों दूर है। कहने का मतलब क्या है कि दिल्ली जैसा जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, और दिल्ली में जो चकाचौंध है, वो चकाचौंध, वो डेवलपमेंट, वो प्रोग्रेस सीमापुरी में नहीं दिखता है। इसलिए वो कहती है कि है तो दिल्ली के नज़दीक, लेकिन ये दिल्ली से काफ़ी दूर है। मतलब विकास के मामले, प्रोग्रेस के मामले में दिल्ली से काफ़ी दूर है। और उसी कंडीशन में उसके जैसे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। वो बताती है कि ये जो सीमापुरी था एक सुनसान इलाका था। सुनसान अभी भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन रहने पर सुनसान कैसे हो जाएगा? उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पॉपुलेशन तो है, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी आंखों में चमक नहीं है, उनकी आंखों में खुशी नहीं है। इसीलिए वो क्या कहती है कि ये सुनसान है। भले ही पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी आंखें सूनी हैं, उनके सपने अधूरे हैं, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। तो ये बात लेखिका वहाँ पर जब देखती हैं तो बताती हैं। आगे वो कहती हैं कि कुछ औरतों से मेरी मुलाकात होती है और मैं उनसे मैं कुछ सवाल करती हूँ। मैं पूछती हूँ कि तुम लोग अपना देश छोड़कर क्यों आ गए? जब लेखिका उनसे पूछती है कि आप लोग अपना देश छोड़कर क्यों आ गए? इतना सुंदर देश आपका बांग्लादेश, और पहाड़ों वाला देश, नदियों वाला देश, वो छोड़कर आप लोग क्यों आ गए? तो उसमें से एक औरत जो कि फटे कपड़े पहनी हुई है, वो कहती है कि हम लोग सबसे पहले लेखिका कहती है कि वो तो आपका अपना देश था और वहाँ आपकी आइडेंटिटी थी, अपनी पहचान थी, तो अपने देश को छोड़ करके आप लोग यहाँ क्यों आ गए? तब वो औरत कहती है कि आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है जीविकोपार्जन, सर्वाइवल, भोजन। हम लोग का उस देश में हमारी पहचान थी, लेकिन हमारे पास खाने पीने को नहीं था। वो देश हमें 2 वक़्त की रोटी नहीं दे पा रहा था, तो हम लोग वैसे जगहों पर रहकर क्या करते? तो हम लोग आ गए सीमापुरी, कम से कम यहाँ हमें 2 वक़्त का भोजन तो मिल जाता है। दिन भर काम करते हैं और रात में भूखे पेट नहीं सोते। ये क्या कम बड़ी बात है? ये क्या छोटी-सी बात है? ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रात में कम से कम भूखे पेट नहीं सोते। तो हम लोग आइडेंटिटी का क्या करते हैं वहाँ पे? तो आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है भोजन। भरपेट भोजन हम लोग कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वहाँ के लोगों को क्या है कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन
उनको उनको जो है राशन कार्ड मिला हुआ है, और राशन कार्ड के कारण क्या है, वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ गया है, वोट वो दे पाते हैं। तो नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। अब 10,000 रैक पिकर्स वहाँ रहते हैं, तो किसी का भी वोट बैंक हो सकता है। तो नेताओं ने क्या किया, उनको राशन कार्ड दे दिया, इसके चलते वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ गया है। तो इससे इसी तरह से उनका जीविकोपार्जन होता है। और सीमापुरी में जीविकोपार्जन करने का मतलब क्या है, रैक पिकिंग करना। वहाँ वही रैक पिकिंग होता है, बच्चे कूड़ा कचरा चुनते हैं और कूड़े कचरे के ढेर में से जो मिल जाता है उसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, गुजर बसर उनका चलता है। फिर वो साहब से एक दिन पूछती हैं कि और सब कैसा चल रहा है, और तब वो कहता है कि मुझे कभी कभी कूड़े कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कोई 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है। अब देखो, अब उसको लालच हो जाता है कि कूड़े कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल गया, फिर कभी 10 रुपया मिल गया, तो उसको कुरेदना नहीं छोड़ता, वो और ढूंढता रहता है कि कहीं 100 रुपये का नोट मिल जाए। ऐसा होता है, अगर हम कहीं खुदाई होती है और अगर सिल्वर का कुछ मिल जाता है तो हम उसको और कुरेदते हैं और खुदाई करते हैं, कहीं हमको गोल्ड ना मिल जाए। तो इस तरह से एक लालच बढ़ जाता है, एक होप रहता है, एक उम्मीद रहती है कि हमें कुछ यहाँ पर और भी मिलेगा। तो साहिब आलम भी क्या करता है, वहाँ जब कूड़े कचरे के ढेर को कुरेदता है तो उसको 1 रुपये का नोट मिलता है, कभी कोई 10 रुपये का नोट मिल जाता है, बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ और भी कुछ मिलेगा हमको। लेकिन बेटा क्या है कि ये बस जीविकोपार्जन मात्र ही है, उसके पेरेंट्स के लिए क्या है, ये जीविकोपार्जन का साधन है। लेकिन ये बच्चा है, ये सोचता है कि ये वंडर में लिपटा हुआ है, ये कूड़े कचरे का ढेर नहीं, ये सोने का ढेर है, ऐसा वो मानता है। जबकि ऐसा है नहीं, बस किसी तरह से जीविकोपार्जन चलने का वो सहारा है। अब क्या होता है, एक जाड़े की सुबह लेखिका साहिब आलम को देखती है कि वो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पास दरवाज़ा है, गेट है, वहाँ पर वो खड़ा है। अंदर कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे हैं और वो साहिब आलम जूते पहना हुआ है, टेनिस शूज पहना हुआ है। जब लेखिका की नज़र, ऑथर की नज़र उस पर पड़ती है तो वहाँ पर जाती है और उससे वो पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो कहता है कि मैं ये टेनिस देख रहा हूँ और मुझे ये गेम बहुत पसंद है, और यहाँ पर जो गेट कीपर जो है वो मुझे कभी कोई अंदर जाने देता है, मैं वहाँ जाके झूला झूलता हूँ, मुझे ये गेम बड़ा अच्छा लगता है, मैं खेलना चाहता हूँ। लेकिन देखो बेटा, क्या है, गरीब बच्चा है, उसके लिए वो गेम खेलना तो दूर की बात है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो महंगा खेल है, वो कर नहीं सकता, उसको वो उसकी पहुँच के बाहर है। तो अब जब उसके पैरों में जूते को वो देखती है तो वो पूछती कि कहाँ मिला ये जूता तुमको, कहाँ से तुमने ये पाया? तो उसने कहा कि एक लड़के ने मुझे दे दिया। कारण ये था कि वो जो जूता था उसमें एक जूते में छेद था, वो किसी अमीर बच्चे का होगा और उसने उसको पहनना छोड़ दिया और इस बच्चे को दे दिया। लेकिन इसके लिए क्या है, वो अमीर के लिए भले ही वो छेद वाला जूता था, लेकिन इस साहिब आलम के लिए क्या था, ऐसा लगा मानो उसका सपना पूरा हो गया। जिसने कभी जिंदगी में जूता नहीं पहना, वो छेद वाला जूता सपना पूरा होने के समान था। तो इस तरह से उस गरीबी का जिक्र करती हैं लेखिका इतने पैथेटिक वे में, कैसे ये बच्चा अपने बचपन को यूं ही बिता दे रहा है। अब क्या होता है, एक दिन ऑथर साहिब आलम को देखती है, वो हाथ में दूध का बर्तन लिए हुए जा रहा होता है, तो उसको रोकती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं मिल्क बूथ की ओर जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। और फिर वो बताता है कि अब मैंने अपना काम छोड़ दिया है, अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। वो इशारा करता है, देखो वो चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ और मुझे दोनों टाइम का खाना मिलता है और 800 रुपये मुझे महीने का मिलता है और मैंने अपना काम छोड़ दिया है। लेखिका उसकी ओर गौर से देखती हैं और उससे पूछती है कि साहब, तुम खुश हो ना, ये काम करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है ना? वो लड़का अपनी नज़र नीचे झुका देता है, मानो वो कहना चाह रहा हो कि मैं खुश नहीं हूँ। अब क्या होता है, बात क्या है, देखो कि जब वो रैक पिकिंग करता था तो रैक पिकिंग उसका अपना काम था, अपने मन का मालिक था। जब कभी मन हुआ तो बोरा उठाकर चल दिया, जब कभी मन हुआ तो घर आ गया।
और वो उसका अपना काम था, और अपना काम करने में जितना मन लगता है दूसरे के काम में वो मन हम नहीं लगा पाते। अब वो एक नौकर के रूप में काम कर रहा है। पहले वो अपने काम का मालिक था, अब क्या है कि वो वहाँ पर एक नौकर के रूप में काम कर रहा है। कितना भी काम करेगा उसको मिलना है कि क्या, 2 वक्त का खाना मिलना है और 800 रुपये मिलने हैं। लेकिन अपना काम अगर वो करता तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन मजबूरी ने उसको जो है अपना काम छुड़वा दिया, क्योंकि उस काम से उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लाभ नहीं हो रहा होगा, अपनी फैमिली को नहीं चला पा रहा होगा, इसलिए उसने वो काम छोड़ दिया और वो क्या करने लगा, वो उस चाय की दुकान पर काम करने लगा। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो कि बचपन जो हमें एंजॉय करना चाहिए, हमारे बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो बचपन एंजॉय करना चाहिए, वो बचपन कहाँ खत्म कर देते हैं, वो बचपन यूं ही बिता देते हैं। मजबूरी बस उनके पास अपने बचपन को अच्छे तरह से बिताने के साधन नहीं होते, इसीलिए उनका बचपन कहाँ बीत जाता है, कभी होटलों में काम करके, कभी ढाबे में काम करके, कभी किसी फैक्ट्री में काम करके। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि साहिब आलम का बचपन भी उसी तरह से खत्म हो जाता है, वो अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो इस पाठ में ऑथर ने साहिब आलम के बारे में जिक्र किया। मुझे लगता है ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर स्टोरी समझ में आ गई है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। कमेंट भी करना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करना, कहीं का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करना, अच्छा भी कमेंट हो तो भी, और कुछ क्रिटिसिज्म वाला कमेंट हो तो भी करना। अगर आप हमें अच्छे कमेंट करोगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और कुछ क्रिटिसिज्म वाला कमेंट करोगे तो मैं उसमें सुधार करूँगा। तो इसलिए कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।